कैसे हो बच्चों। आज हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज ई अध्ययन में हम इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का एक चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर करने जा रहे हैं। अ स्टोरी ऑफ हिपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, इसका इंट्रोडक्शन है, यानी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जानते हैं कि पालमपुर कौन सी जगह है, क्या है। तो वो बता रहा है कि पालमपुर एक हिपोथेटिकल विलेज यानी एक मिथ्य है, एक मतलब हमारी सोच है, यानी कि आप कह सकते हो कि हमने इसको अपनी सोच से बनाया है। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पर जो हम बात करेंगे मेनली हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर में क्या हमें वहाँ पर मिलता था। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिट स्केल इन द विलेज। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी छोटे उद्योग हुआ करते थे। डेयरी यानी जहाँ पर दूध वगैरह बिकता है। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम थे। तो ये इसके और भी काम हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा हुआ करते थे। वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। यहाँ पर बहुत ऐसे ऐसे प्रकार के काम होते थे जिनमें आप कह सकते हो कि गुड्स मेकिंग होता था, सर्विस दी जाती थी, इस तरीके की चीज़ें। पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन लाइक रायगंज। छोटा सा गांव था, ज़्यादा कोई बड़ा गांव था नहीं। इसके आसपास के जो टाउन्स हुआ करते थे, नेबरिंग विलेजेस हुआ करते थे, इनसे वेल कनेक्टेड था। यानी वेल कनेक्टेड का मतलब कि पूरी तरीके से उनसे इनका मेलजोल हुआ करता था, लेन देन हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम था कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो था बुलोक कार्ट, टोंगा बुगेस, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल होती थी, जैसे बुलोक कार्ट वगैरह होता था जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, टोंगाज घोड़ा गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल्स वगैरह, जीप्स आप कह सकते हो। टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी थोड़ा बहुत इनके पास था, जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। दिस विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल एंड ऑल्सो हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 डिस्पेंसरी। प्राइवेट डिस्पेंसरी हुआ करती थी। यहाँ पर 2 छोटे स्कूल भी थे, 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल। और प्राइमरी स्कूल वो होता है जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती है, जैसे 1st to 5th तक के बच्चे, और हाई स्कूल जिनके अंदर 9th, 10th, 11th, 12th, 6th, 7th, 8th इन सब की एजुकेशन होती है। एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी था और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हुआ करती थी। ये सभी चीज़ें ज़्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड थी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। About 450 different caste families are living here, यानी 450 फैमिलीज़ यहाँ पर रहा करती थी। Out of them 80 upper caste families have land majority in this village. 1/3 of total population is covered by scheduled caste। देखो 80 अपर क्लास फैमिलीज़ थी यहाँ पर, मतलब अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, और बाकी कुछ 1/3 पॉपुलेशन जो यहाँ की थी वो शेड्यूल कास्ट यानी कि जनजाति से बिलोंग करती थी। आपको अगर पता ना हो तो मैं फिर से बताता हूँ कि SC का मतलब होता है जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जैसे ट्राइबल्स वगैरह जिसे आप कहते हो तो उन्हें हम आदिवासी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो कहलाते हैं। और इसके अलावा आपका OBC होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ी हुई जातियाँ होती है उनके बारे में। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, यानी यहाँ पर बिजली की प्रबंध था, यहाँ पे बिजली अवेलेबल थी जो सभी घरों में पहुँचती थी। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर। छोटे मोटे काम होते थे, जैसे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तो थी, आपने ऊपर भी पढ़ा। शॉपकीपिंग यानी दुकानें वगैरह थी, सामान बिकते थे वहाँ पर। एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर, यानी फार्मिंग वगैरह भी हुआ करती थी जिससे कि वहाँ के लोगों का गुजारा चलता था। मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखा जाए तो एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था।
अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको प्रोडक्शन कर कर दे रही है, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर कर दे रही है। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। तो देखो यहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी प्रोडक्शन के लिए, जो कि है भी। अगर ज़मीन नहीं होगी तो कोई भी आपका जो सेटअप है वो नहीं हो सकता है। लेबर नहीं होगी तो सेटअप में काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। और कैपिटल यानी कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक बिज़नेस, कोई भी एक प्रोडक्शन मशीनरी, ये सब चीज़ें आप नहीं लगा सकते। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। और नेचुरल रिसोर्सेज में आपको चाहिए ज़मीन और पानी। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर प्रकार के बिज़नेस में, हर प्रकार की इंडस्ट्री में, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लेबर इज़ रिक्वायर्ड एंड फॉर फाइनेंशियल एड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अगर लेबर चाहिए किसके लिए भाई, इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, मालिक खुद तो नहीं करता है, मालिक लेबर से काम करवाता है, तो इस कारण से आपको लेबर चाहिए। और लेबर के साथ साथ आपको फाइनेंशियल एड चाहिए, यानी पैसे चाहिए, यानी कैपिटल ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी जो आपकी पूंजी है, निवेश है, वो आपको चाहिए। फिर है फिजिकल कैपिटल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो फिजिकल कैपिटल क्या क्या है, जैसे वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड एंड फिक्स कैपिटल इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। अब इसको ध्यान से समझो। वर्किंग कैपिटल क्या है, जैसे रॉ मटेरियल, मनी, ये सब क्या है, ये वर्किंग कैपिटल है। ये कार्य होता रहेगा और इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी। जैसे कच्चा माल, जैसे मान लेते हैं अगर हमको गन्ने से चीनी बनाना है तो गन्ने की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो ये हो गया पैसे, गन्ने को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। बट फिक्स कैपिटल क्या है, जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। मान लेते हैं वो स्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग जिसको हमने बनाया है चीनी मिल को स्टार्ट करने के लिए, तो हमने उसको एक बार सेटअप कर दिया, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। मशीनें जो है वो एक बार सेटअप कर दी गई, जो गन्ने में से रस निकालेंगी और चीनी बनाएगी, वो मशीनें वहीं पर रहेंगी। टूल्स वगैरह और भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी वहीं पर रहेंगे। तो ये क्या है, फिक्स कैपिटल। एक बार इन्वेस्ट किया इनको, बाकी इसमें जो है इसको मैनेज करना पड़ता है, इसके मैनेजमेंट देखना पड़ता है, थोड़ा इनके अगर कुछ खराबी हो जाए तो वो सब, बाकी ये एक तरीके का फिक्स कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल क्या भाई, रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, बार बार गन्ने खरीद के लाओगे, फिर उसको रस निकालोगे और फिर उससे चीनी बनाओगे, तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पस। ह्यूमन कैपिटल में लेबर वगैरह चाहिए जो आप कार्य कर रहे हो, जो आपको काम मिला है उसके लिए, और दूसरा उस सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जिससे लोग खरीद सकें। फिर है फार्मिंग इन पालमपुर। देखो इसमें दो चीज़ें आएंगी, फार्मिंग आएगा और अदर एक्टिविटीज़ आएगा। तो फार्मिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। इन बातों पर डिपेंड करता है। तो जैसे सुन लो, लैंड इज़ फिक्स्ड, ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। लैंड एक जो है ज़रूरी चीज़ है फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पर जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है, यानी वो बढ़ नहीं सकती। खेती लायक जो ज़मीन है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यहाँ पर अलग प्रकार से खेती की जाती है, इनका तरीका डिफरेंट है। मल्टीपल क्रॉपिंग, अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। दूसरा मॉडर्न फार्मिंग, और आज के तरीके की जो मॉडर्न फार्मिंग होती है, HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, और लैंड जो है वो भी सस्टेन्ड है। जैसे कि भाई एक लैंड जिसके ऊपर आप खेती कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसकी आपने फर्टिलिटी को बना कर रख रखा है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ज़मीनें भी बटी हुई है, सब अपने अपनी ज़मीनों को खेती करते हैं। लेबर भी अवेलेबल है कि भाई यहाँ पर लेबर भी है, जैसे खेतों में काम करने वाले लोग। तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो तो छोटे किसान हैं, वो खुद की ज़मीन पर छोटा मोटा खुद से ही काम कर लेते हैं, पर जो बड़े किसान हैं उनको अपनी ज़मीनों पर काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती। फिर है कैपिटल, किसी भी खेती के काम को शुरू करने के लिए पहले तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप उसके अंदर बीज लेके आओगे, फर्टिलाइज़र्स लेके आओगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों का जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट, और फिर उनको बेचना, जो भी आपने उगाया है उन सबको
बेचना। तो अब ये सारे के सारी चीज़ें एक बार हम कवर अप कर लेते हैं, ये तो पॉइंट्स थे। अब आता है लैंड इज़ फिक्स्ड, जो पहला पॉइंट था, अबाउट 70% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ फिक्स्ड, जो कल्टीवेशन यानी कि खेती करने के लिए जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है कि इतनी ही ज़मीन पर खेती की जा सकती। 75% जो पालमपुर की पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती, यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करती। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960, यानी 1960 के बाद से कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं हुआ, यानी बढ़ा नहीं है कि कल्टीवेशन की ज़मीन बढ़ गई हो, लोग खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, वो फिक्स्ड है अभी तक वैसे का वैसा ही है। फिर सेकंड पॉइंट आता है चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन में है कि मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, मॉडर्न फार्मिंग होती है, जो आप आगे पढ़ोगे इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट। आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर लैंड, कि भाई आप उस खेत से, उस एक ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा अनाज उगा सको, इस चीज़ की कोशिश रहती है। अब ये रहा मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे मैंने पहले ही कहा, अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाना। तो मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज्ड इन पालमपुर। कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ज़मीन के ऊपर एक जो टाइम पीरियड है, एक पीस है, वो जो आपका टुकड़ा है ज़मीन का, उस एक टाइम पीरियड में आप उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की चीज़ें उगाओ, जैसे ज्वार एंड बाजरा। Grow during rainy season. Potato is produced between October and December. Wheat is produced during winter season. तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि आप एक ही खेत के ऊपर, एक ही ज़मीन के टुकड़े के ऊपर अलग अलग खेती कर सकते हो। फिर आता है मॉडर्न फार्मिंग, जो आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला। In this type of farming, high yielding varieties seeds are used. As a result, same piece of land produce larger quantities of food grains. देखो, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो सबसे मेन पॉइंट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वांटिटी में अनाज को उगाओ। अगर आप अनाज ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उगाओगे तो फिर पॉपुलेशन जो है उसको मिलेगा नहीं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो जनता है उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपने मॉडर्न फार्मिंग का सहारा लिया, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है इसी के अंदर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सहारा इसीलिए ले गया था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको। तो इसमें इस्तेमाल होते हैं HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ सीड्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी की फसल देते हैं। जैसा बीज होगा उसी प्रकार की फसल होगी। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखो, मैं इसको आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं कि भारत के बहुत सारे हिस्से जो खेती करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है और इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी आता है। पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो किसी 3 जो राज्य थे उन्होंने ज़्यादा उठाया, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इनके अलावा किसी को भी उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन फैसिलिटेट द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड रिच यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल सीड्स। देखो, आज के समय पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल सीड्स का कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अन्य राज्यों में भी खेती होती है, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ही उठाया, वो भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को जो है अच्छे से समझा और उस चीज़ का इस्तेमाल कर कर अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने राज्य में जो है खेती को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई और इस वजह से जो है आज ये एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे आगे। द HYV सीड्स आर capable of producing more amount of grain on the one plant.
द HYV सीड्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन वन प्लांट का मतलब क्या है कि एक पौधा जिसके ऊपर आप फसल ले रहे हो, एक पौधे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अनाज का उगना, यानी एक पौधे को अगर जब काटो तो उसमें बहुत ज़्यादा अनाज आपको मिल जाता है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। जैसे अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। ज़्यादा से ज़्यादा हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। फिर ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जितना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो पॉल्यूटेड होते चले जाएंगे। चाहे नदियों के अंदर वो पानी चला जाता है, चाहे ग्राउंड वाटर के अंदर वो केमिकल चला जाता है, इस तरीके से। फिर है केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एक प्लांट को बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसको नेचुरली जो बैक्टीरियाज होते हैं, नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट हम सोचते हैं फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिस वजह से वो बैक्टीरिया जो नेचुरली उस प्लांट को ग्रोथ देते हैं वो हो नहीं पाता है। इसी वजह से जो है ये पॉइंट आता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कि लैंड जो है वो सस्टेनेबल रहे और सस्टेनेबिलिटी के साथ कार्य करे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर, यानी लगभग 450 फैमिलीज ऐसी हैं पालमपुर के अंदर जो लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीनें नहीं। अब सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि 1/3 जो पॉपुलेशन है उसके पास 450 फैमिलीज़ में से 1/3 के पास जो है ज़मीनें नहीं है, यानी 450 का 1/3 आप निकाल सकते हो, जो वो 1/3 पॉपुलेशन है उसके पास नहीं है। जैसे 150 जो फैमिलीज़ है उनके पास नहीं है। 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स, यानी जो 240 फैमिलीज़ हैं वो छोटे छोटे एरिया को, मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे फार्मिंग करती है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उनके पास। और लेस 2 हेक्टेयर इन साइज एंड रिमेनिंग 60 फैमिली कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। किसी के पास तो 2 हेक्टेयर ज़मीन कम है, मतलब 2 हेक्टेयर से भी ज़मीन कम है साइज़ में, और किसी के पास 2 हेक्टेयर से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, उसके लगभग, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट 10 हेक्टेयर्स। अब देखो, कुछ ही किसान जो लार्जर किसान हैं वहाँ के, उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, और कईयों के पास 10 हेक्टेयर के लगभग ज़मीन है। तो इस तरीके का सिनेरियो भी है कि कुछ फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और कुछ हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास पालमपुर के अंदर ज़मीनें नहीं। अब हमारा पॉइंट आता है लेबर। लेबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे आपने देख लिया कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोग ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बट कुछ वहाँ पर लेबर्स भी। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेजेस, यानी कुछ तो जो हैं थोड़े मोड़े किसान जो है वो अपनी ही मतलब ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं, पर कुछ हैं जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं और उनके एवज़ में उनको पैसे मिलते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस कैसे भी हो सकते हैं, या तो कैश के तौर पर मिल सकते हैं, काइंड यानी किसी सामान के तौर पर मिल सकते हैं। जैसे आपने अनाज उगाया, उसी में से कुछ हिस्सा आपको दे दिया गया। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, जगह से जगह चेंज होते रहते हैं ये। क्रॉप टू क्रॉप, कौन सी फसल थी उस हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, कि भाई एक खेत में क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे मान लो वहाँ पर कोई सब्ज़ी उगाई जा रही है, या हो सकता है कोई दूसरे खेत के अंदर में गेहूँ, चावल या मक्का कुछ उगाया जा रहा है, तो इस हिसाब से कि फार्म से फार्म वो चेंज होता रहता है। फिर आता है कैपिटल। ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। आज के समय में एक जो खेत है उसके ऊपर खेती करना भी एक बहुत बड़ा काम है, उसके लिए भी पैसा लगता है। कई लोगों को लगता है कि भाई खेती करने में तो पैसा ही नहीं लगता है, पर ऐसा नहीं है। ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल। छोटे जो किसान हैं उनके पास पैसा नहीं होता है।
दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कुछ अमीर हैं और वही जो है डोमिनेट करते हैं ज़्यादातर। तो जो छोटे किसान होते हैं उन्हीं से पैसा कर्ज के तौर पर लेते हैं और उस साल खेती कर लेते हैं। उस साल खेती करने के बाद जो फसल होती है उससे जो पैसा कमाते हैं वो पैसे में से जो हिस्सा जो है अपना है वो रख लेते हैं, बाकी जो आपने पैसा बोरो किया था और जो उस पर इंटरेस्ट लगता है वो लेकर और जो बड़े किसानों को या मनी लैंडर्स को दे आते हैं। तो इस तरीके से भी खेती की जाती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो आज आप जानते हो कि ह्यूमन जो है सबसे बड़ा कैपिटल है, कि भाई वो हर एक काम कर दे सकता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, कोई सा भी काम हो वो ह्यूमन ही करके देता है। तो इसी वजह से आप एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल समझ सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल आपने पहले ही पढ़ लिया, अब होता है ह्यूमन कैपिटल। फिर आता है सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जैसे जो भी आपने खेती करी, फसल आपकी आई, उसे आप सेल आउट करते हो, बेचते हो। तो सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर। जो छोटा किसान है वो ज़्यादा झंझट नहीं लेता, क्योंकि उसे उतना पता भी नहीं है कि भाई उसे कहाँ जाकर बेचना है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ हैं। इस कारण से वो क्या करता है, बड़े या मीडियम यानी क्या कहते हैं, लगभग जो थोड़ा बहुत अच्छे फार्मर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी पर उनकी फसल अच्छी है, ऐसे जो छोटे और उनसे मतलब बड़े हैं उन फार्मर्स को जाकर बेच आते हैं और वही जो आके जाके जो है मार्केट में जाके उसको बेचते हैं। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। देखो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो सरप्लस है उसको मार्केट में जाकर डायरेक्ट बेच आते हैं। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। जो आपकी खेती हुई थी उसको आपने मार्केट में बेच दिया, मार्केट से आपका वो प्रोडक्ट जो है उसको ट्रेडर ख़रीद लेता है और वो ट्रेडर जो है मार्केट में जाके जो जितने भी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उन तक पहुंचाता है टाउन्स एंड सिटीज़ में। अब है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। यहाँ तक तो हमने बात की फार्मिंग एक्टिविटी की, कि वहाँ पर खेती किस तरीके से होती है या खेती किस प्रकार से कौन कौन लोग करते हैं, जो आपने अच्छे जान लिया। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब आता है नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। 25% के लगभग जो लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। आपने पहले ही पढ़ा कि 75% लोग जो हैं वो किस में लगे हुए हैं, 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं और 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डेयरी, ये इनके कुछ काम हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इन पालमपुर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन। यहाँ पर छोटे लेवल पर जो है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाया जाता है, ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर नहीं, बिल्कुल छोटे पैमाने पर। बेसिकली द वर्क इज़ कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ज़्यादा कोई बाहर के लेबर वेबर का तो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये है रेयरली थोड़ा बहुत लेबर बाहर से इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सो लेबर्स इज़ हायर्ड रेयरली। तो घर के ज़्यादातर लोग जो है इस काम में मदद करते हैं, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बाहर से भी किसानों को लेबर्स को हायर कर लिया जाता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही बड़ा काम है पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए। वैसे ही पालमपुर के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। पीपल एंड गुड्स आर फेरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। यानी एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सामान हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर दिस सर्विस द वर्कर गेट पेड। जो भी काम करता है ये ट्रांसपोर्टिंग का, उसको पैसे पे किए जाते हैं। इन पालमपुर रोड इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर नदियों का
किस इस्तेमाल नहीं किया जाता है या नदियों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जैसे कई इलाकों में नदियों का इस्तेमाल होता है, समुद्र का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डेयरी। डेयरी इज़ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो लोग करते हैं जिससे वो पैसे कमा सके, जैसे दूध बेचना, ये सब एनिमल्स वगैरह का जो दूध होता है जैसे गाय, बफेलो, इन सब का। डेयरी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काव एंड बफेलो। ज़्यादातर काव और बफेलो का जो दूध है वही सेल आउट किया जाता है। फिर आता है शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। तो दुकानें खोलो, दुकानों में सामान रखो, वो सामान बेचो, क्योंकि लोगों को ज़रूरत तो पड़ेगी, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, इन सब चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है और एक दुकान खोलकर भी आप पैसे कमा सकते हो। ये शॉपकीपिंग के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका पालमपुर है, यहाँ पर 75% लोग वो हैं जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और आपके 25% लोग वो हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। जो फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर्स भी हैं, मीडियम स्केल फार्मर्स भी हैं और लार्ज स्केल फार्मर्स भी हैं। और जो आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं उसमें शॉपकीपर, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक पैकेज है। इसी कारण से पॉइंट फर्स्ट जो आया था वो क्या था कि पालमपुर एक हिपोथेटिकल है, मतलब एक मिथ्य है। तो इस चीज़ को इसीलिए कहा गया है कि ऐसा एक गांव, एक समाज जहां पर सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो शॉपकीपिंग हो, चाहे वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये चैप्टर था आपका 9th क्लास का द विलेज ऑफ पालमपुर। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप ज़रूर देख लेना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहें, जो आपका टॉपिक है वो आपका क्लियर होता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।